हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं HAP के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे शॉर्ट क्वेश्चन को आंसर के साथ में। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके दो पार्ट्स अपलोड हो चुके हैं जिसमें हम लोगों ने पढ़ा है लॉन्ग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और उनके आंसर। उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या आप प्लेलिस्ट से जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, राइट ए नोट ऑन स्कोप ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। आप जो ये एनाटॉमी और फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं इसका स्कोप क्या है? तो सबसे पहला क्या है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ह्यूमन बॉडी। सबसे इसका बड़ा फायदा क्या है कि एक आदमी को समझना, एक ह्यूमन बॉडी को समझना इसके जरिए से आसान हो जाता है। समझना उसका क्या फंक्शन है, क्या उसके स्ट्रक्चर है, कैसे बना हुआ है, इतना कॉम्प्लेक्स है, उसको समझना थोड़ा आसान होता है ह्यूमन एनाटॉमी और फिजियोलॉजी पढ़ने के जरिए से। दूसरा क्या है, मेडिकल प्रैक्टिस। डॉक्टर्स, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, उनको ज़रूरत होती है क्या कहते हैं, डीप नॉलेज की एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की। कोई भी डॉक्टर है या कोई भी क्या कहते हैं फिजिशियन है, कोई भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल है, उनको तो ये क्या कहते हैं एनाटॉमी और फिजियोलॉजी बहुत अच्छे से आना चाहिए ताकि वो बीमारियों का इलाज कर सकें। तीसरा है डायग्नोसिस ऑफ डिसीज या डायग्नोस्टिक पर्पस। और क्या कहते हैं बीमारियों का जो डायग्नोसिस होता है यानी उसका जांच पड़ताल होती है, बीमारियों को पता लगाया जाता है, तो उसके लिए भी एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का आना ज़रूरी है। और क्या सर्जिकल प्रोसीजर, ये तो सबको मालूम ही है कि सर्जरी करने के लिए एनाटॉमी आना बहुत ज़रूरी है, वरना तो पता चल रहा है कि क्या कहते हैं ऑपरेशन कहीं और कर रहा है कहीं और, तो वो भी उसके लिए भी ज़रूरी होता है। ऐसे क्या कहते हैं पैथोफिजियोलॉजी और पैथोजेनेसिस। तो ये कि बीमारी कैसे डेवलप होती है, समझ रहे हैं ना, पैथोजेनेसिस या पैथोफिजियोलॉजी बोलते हैं, यानी बीमारी क्या क्या स्टेप से गुजर के एक बीमारी बनती है, क्या उसके प्रोसेस होते हैं, उसको बोलते हैं पैथोजेनेसिस। उसको समझने में भी हमको क्या एनाटॉमी और फिजियोलॉजी हेल्प करती है। ऐसे फिजियोथेरेपी में हमको हेल्प करती है, समझ रहे हैं ना। जो फिजियोथेरेपिस्ट होता है उसको ये आना बहुत ज़रूरी होता है। समझ रहे हैं, फिजियोथेरेपी क्या बिना दवा के इलाज किया जाता है, एक्सरसाइज वगैरह करा के। ड्रग डेवलपमेंट में इसकी ज़रूरत पड़ती है। दवा बनाना है तो हमको पता होना चाहिए ना कि हमारी बॉडी के क्या फंक्शन है, क्या फिजियोलॉजी है, कौन सी दवा उन पर काम कर पाएगी नहीं कर पाएगी, तो उसके लिए भी ज़रूरत पड़ती है। और क्या है, सेल्फ मेंटेनेंस, आदमी खुद को मेंटेन करके रखना है, तो उसके लिए भी क्या है HAP का आना ज़रूरी होता है। दूसरा क्वेश्चन है, राइट ए नोट ऑन कंपोजिशन एंड फंक्शन ऑफ ब्लड। कंपोजिशन आपने पहले ही पढ़ लिया था ब्लड का, फंक्शन इसका पढ़ लेते हैं हम लोग। समझ रहे हैं ना, कंपोजिशन में क्या होता है, दो इस मेन कंपोनेंट कर लेते हैं हम लोग। एक इसका प्लाज्मा हो जाता है और दूसरा उसमें क्या होता है, उसके सेल्स हो जाते हैं या कॉर्पसल्स जिसको बोलते हैं। अब सेल वाले में आपके RBCs, क्या कहते हैं WBCs, प्लेटलेट्स आ जाते हैं, और इसके अंदर आपका प्लाज्मा वाले में क्या कहते हैं वाटर आ जाता है। ऐसे कुछ ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं। तो इस तरीके से हम इसको क्या है क्लासीफाई कर लेते हैं। अब उसमें भी जाएंगे तो क्या कहते हैं जो आपके WBCs हैं वो कई तरीके के हैं, तो उसकी पूरी डिटेल है। वो डिटेल पढ़ना है तो पूरा डिटेल लेक्चर अपलोडेड है, आप चैनल पे जाके पढ़ सकते हैं। इसका फंक्शन क्या है ब्लड का, तो ट्रांसपोर्टेशन, यही इसका मेन फंक्शन होता है ट्रांसपोर्टेशन का। समझे, हम लोग खाना खाते हैं न्यूट्रिएंट को, तो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन से कौन लेके जाता है बॉडी के अलग अलग पार्ट्स तक, तो वो हमारा ब्लड लेके जाता है। समझ रहे, तो ये क्या क्या ट्रांसपोर्ट करता है, तो सबसे पहला ये क्या है, न्यूट्रिशंस को ट्रांसपोर्ट करता है, समझ रहे हैं। और क्या O2 को, यानी हमारे लंग्स से क्या कहते हैं ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है बॉडी के अलग अलग पार्ट्स तक। ऐसे क्या कहते हैं वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट हो रहा है तो वहाँ से लाके वापस लंग्स में छोड़ता है, तो ये भी ट्रांसपोर्टेशन है, समझ रहे हैं, तो उसमें भी काम करता है। और क्या कहते हैं वेस्ट मटेरियल जो बनता है टिश्यूज के अंदर, समझ रहे हैं, जब क्या कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस हो रहा है, यानी समझिए ATP का फॉर्मेशन होता है या मेटाबॉलिज्म हो रहा है, तो वहाँ पे वेस्ट बनता है, तो उसको भी क्या है निकालना रहता है बॉडी से, तो उसको लेके किडनी तक जाता है। तो ये सारे काम इसके ट्रांसपोर्टेशन वाले में। टेम्परेचर को रेगुलेट करने में भी क्या है ये काम करता है, हीट जनरेट करता है। जिस एरिया में ब्लड का सर्कुलेशन नहीं होता है तो वो एरिया ठंडा पड़ जाता है, समझ रहे हैं। ऐसे क्या है कोगुलेशन ऑफ ब्लड की क्लोटिंग में ये काम करता है। स्टोरेज भी एक तरीके से क्या है ये स्टोरेज का काम भी करता है। बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर हमेशा रहती हैं, मतलब प्रोटीन होते हैं, हार्मोन होते हैं, विटामिन होती हैं, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर रहती हैं, तो एक तरीके से स्टोरेज का भी काम करता है। और क्या कहते हैं डिफेंसिव मैकेनिज्म या डिफेंसिव फंक्शन भी काम करता है। WBCs आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफेंसिव फंक्शंस, समझ रहे हैं, जो हमारे WBCs होते हैं बीमारियों से लड़ने के लिए काम करते हैं, तो वो भी इसका एक क्या है फंक्शन है। तो ये इसके क्या है फंक्शन है, लेकिन मेन फंक्शन आप इसका ये याद रखेंगे क्या है, ट्रांसपोर्टेशन।
अगला क्वेश्चन हमारा एक्सप्लेन द मैकेनिज्म और प्रोसेस ऑफ ब्लड क्लोटिंग। कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछता है, मैकेनिज्म ऑफ ब्लड क्लोटिंग पूछता है या प्रोसेस ऑफ ब्लड क्लोटिंग पूछे तो आपको यही लिखना है। समझ रहे हैं, ब्लड क्लोटिंग क्या होता है? ब्लड का थक्का जम जाना, या ब्लड का जम जाना या ब्लीडिंग का रुक जाना। समझ रहे हैं ना, कहीं से ब्लीडिंग हो रही थी, फिर वहां से क्या है तो यहाँ पे थोड़ा सा देखते हैं आप, लाल लाल सा जमा हो जाता है और फिर क्या ब्लड निकलना बंद हो जाता है, उसी प्रोसेस को बोलते हैं क्लोटिंग। तो ये क्या है, पूरा प्रोसेस, इसका एक मैकेनिज्म है, क्या क्या चीजें होती हैं उसी को बोलते हैं मैकेनिज्म ऑफ ब्लड क्लोटिंग। 3 मेन स्टेप होता है ब्लड क्लोटिंग के अंदर। समझ रहे हैं ना। तो सबसे पहले क्या होता है, जब इंजरी होती है, कहीं पे कट पिट जाता है, तो उसमें क्या होता है, ब्लड वेसल्स में क्या होता है, एक रफ सरफेस बन जाता है। कहीं पे कटा तो एक रफ सा सरफेस बन जाता है, और जब ब्लड तो फ्लो कर ही रहा है तो जब प्लेटलेट्स उसके कांटेक्ट में आते हैं तो रप्चर हो जाते हैं, एक तरीके से वो फट जाते हैं, समझ लीजिए। और जब वो फटते हैं तो वहां से निकलता है आपका थ्रोम्बोप्लास्टिन। क्या निकलता है? थ्रोम्बोप्लास्टिन निकलता है। ये प्लेटलेट से भी निकलता है और उस एरिया से भी निकलता है, ब्लड वेसल्स जहाँ पे रप्चर हो गए तो वहां से भी रिलीज होता है, समझे ना, डैमेज टिश्यू से भी। उसके बाद क्या होता है, नाउ दिस थ्रोम्बोप्लास्टिन इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम। ये जो थ्रोम्बोप्लास्टिन है कैल्शियम के साथ मिलकर उसकी मौजूदगी में जो क्या होता है आपका प्रोथ्रोम्बिन होता है, उसको कन्वर्ट करता है थ्रोम्बिन में। समझे ना, प्रोथ्रोम्बिन ये इनएक्टिव फॉर्म में होता है, ये काम नहीं कर सकता है, तो इसको क्या कराते हैं, ये एक्टिव करा देते हैं। कौन? ये जो आपका थ्रोम्बोप्लास्टिन है और कैल्शियम है, ये एक साथ मिलते हैं तो एक तरीके से एक्टिवेटर बन जाते हैं और एक्टिव करते हैं किसको? प्रोथ्रोम्बिन को। तो ये क्या बन जाता है? थ्रोम्बिन बन जाता है। वो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये आपका क्या कहते हैं, ये कैल्शियम और ये दोनों हो गए, समझ रहे हैं, थ्रोम्बोप्लास्टिन और कैल्शियम, और इसको ये एक्टिवेट करते हैं किसको? प्रोथ्रोम्बिन को। तो ये क्या बन जाता है? थ्रोम्बिन बन जाता है आपका। अब ये एक्टिव है, अब ये थ्रोम्बिन अब जाके आगे दूसरे को एक्टिवेट करता है, समझ रहे हैं ना। नाउ एक्टिव थ्रोम्बिन कन्वर्ट द इनएक्टिव फाइब्रिनोजेन। अब फाइब्रिनोजेन ये क्या इनएक्टिव फॉर्म में होता है, समझ रहे हैं, तो इसको एक्टिवेट करता है कौन? जो थ्रोम्बिन अभी एक्टिव हुआ था वो जाके एक्टिवेट कर देता है फाइब्रिनोजेन को। और अब ये फाइब्रिनोजेन क्या है, जब ये एक्टिवेट होता है तो बन जाता है फाइब्रिन। क्या बन जाता है? फाइब्रिन, जो कि थ्रेड्स के जैसा बन जाता है, यानी धागे जैसा हो जाता है, पतले पतले धागे, समझ रहे हो ना, ये उसको बोलते हैं थ्रेड्स। तो जब फाइब्रिनोजेन एक्टिव होता है तो क्या बन जाता है? फाइब्रिन बन जाता है। अब वो स्टेप यहाँ पे लिखा हुआ है, थ्रोम्बिन आया जो कि एक्टिव फॉर्म में था, इसके साथ मिला फाइब्रिनोजेन जो कि इनएक्टिव था, लेकिन इसने क्या किया, इसको एक्टिव कर दिया, तो ये क्या बन जाता है? फाइब्रिन बन जाता है। फाइब्रिन बन गया, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बन गया। इसको ऐसे समझिए कि मान लीजिए ये ब्लड वेसल्स है, यहाँ पे थोड़ा सा कट लग गया, समझ रहे हैं, ये एरिया में कट लग गया, समझ रहे हैं, तो ये किसको बोलते हैं? पंचर हो गया। ये क्या हो गया? पंक्चर हो गया। मान लीजिए कट गया तो यहाँ पे अब आते हैं आपके प्लेटलेट्स, रप्चर होते हैं तो यहाँ से थ्रोम्बोप्लास्टिन निकलता है और इधर इधर से भी थ्रोम्बोप्लास्टिन निकला, समझ रहे हैं। उसके बाद वो क्या करते हैं, कैल्शियम की मौजूदगी में क्या कहते हैं, प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन बना देते हैं, और फिर वो थ्रोम्बिन आगे चल के फाइब्रिनोजेन को क्या बनाता है? फाइब्रिन बनाता है। अब ये जो फाइब्रिन है ना, वो क्या है, धागे जैसी चीज है, ऐसे ऐसे, तो ये आके इस पे फंस जाता है, ऐसे, समझ रहे हैं, ऐसे क्या हो गया, पूरा फंस गया, समझ रहे हैं, ये आपका क्या है? फाइब्रिन थ्रेड। उसके बाद क्या होता है, जो आरबीसीज हैं, डब्ल्यूबीसीज हैं, समझ रहे, वो आके इसमें फंसना शुरू हो जाते हैं। ये आरबीसीज आके फंस रहे हैं, समझ रहे, डब्ल्यूबीसीज आरबीसीज आके इसमें फंस रहे हैं, तो इस तरीके से इस रास्ते को बंद कर देते हैं। यानी जो पंचर है, ये जो पंक्चर हो गया है, इस रास्ते को क्या करते हैं? बंद कर देते हैं। तो ये होता है पूरा प्रोसेस ब्लड क्लोटिंग का या कोगुलेशन का। तो ये वाला स्टेप तीसरा यहाँ पे है, ये कि फाइब्रिन थ्रेड्स और ब्लड सेल्स आके मिल गए तो क्या बन गया? क्लोट हो गया, मेरा कोगुलेशन हो गया। अब एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि ये ब्लड हमारा जो है वो हमारे क्या कहते हैं, ब्लड वेसल्स के अंदर या इनसाइड द बॉडी कोगुलेट क्यों नहीं होता है, क्यों नहीं जमता है, क्यों नहीं क्लोटिंग होती उसकी? तो उसके पीछे रीजन होता है हिपैरिन। ये हमारा लीवर बनाता है हिपैरिन को, जो ब्लड क्लोटिंग को हमारी इनसाइड बॉडी यानी बॉडी के अंदर क्लोटिंग को रोकता है, समझ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ स्प्लीन। स्प्लीन का स्ट्रक्चर आप देख लीजिए, यहाँ पे है, इसका फंक्शन बता देता हूँ, तो समझ रहे, स्प्लीन का स्ट्रक्चर देख लेना। तो इसका फंक्शन क्या? इट हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ आरबीसीज ड्यूरिंग फीटल लाइफ। जब बच्चा छोटा होता है, माँ के पेट में होता है, तो वहाँ पे आरबीसीज का फॉर्मेशन करवाता है आपका
स्प्लीन, यहाँ से भी आरबीसी का फॉर्मेशन होता है। और क्या है, इट स्टोर्स ब्लड, ये ब्लड को स्टोर करता है। एंड सप्लाई इन इमरजेंसी कंडीशन, और कभी ज़रूरत पड़ जाती है तो इमरजेंसी कंडीशन में सप्लाई करता है। मान लीजिए किसी का ब्लड कहीं से बहुत ज़्यादा लॉस हो गया, कट गया, एक्सीडेंट हो गया, तो ये इसके पास स्टोर रहता है, वो सप्लाई मतलब शुरू कर देता है ब्लड की, ताकि क्या कहता है बॉडी के अंदर ब्लड का जो अमाउंट है वो मेंटेन किया जा सके, ब्लड प्रेशर को मेंटेन किया जा सके। It destroys matured erythrocytes and break down into products like bilirubin and iron। और क्या कहते हैं जो हमारे आरबीसी जिसको एरिथ्रोसाइट बोलते हैं, जब वो मैच्योर हो जाते हैं, समझ उनका जो टाइम है यानी जब उनके मरने का टाइम आ जाता है, तो उसको ये क्या करता है ब्रेक डाउन करता है, तोड़ देता है, और उससे बनता है क्या बिलिरुबिन और आयरन, समझ रहे हैं ना। और उनको कहाँ पे जो बिलिरुबिन बन गया, जो आयरन बन गया, उनको ले जाया जाता है लीवर में। अगला क्या है और फंक्शन क्या है इसका, इट आल्सो फॉर्म्स लिम्फोसाइट्स, ये लिम्फोसाइट भी बनाता है। क्या बनाता है, लिम्फोसाइट, जो कि एक तरीके का आरबीसीज है, समझ रहे ना। और जो हमारा लिम्फ होता है, समझे ना, लिम्फ, उसके अंदर पाया जाता है लिम्फोसाइट। और क्या है, इट ट्रैप्स फॉरेन पार्टिकल्स, टॉक्सिन्स एंड पैथोजेंस एंड डिस्ट्रॉयज देम। और ये क्या करता है, जो भी कोई फॉरेन पार्टिकल आ गया जिसको हम लोग एंटीजन बोल सकते हैं, या कोई टॉक्सिन आ गया या कोई पैथोजन आ गया, तो उसको क्या करता है, ये अपने अंदर खींच लेता है, उसको वहाँ पे रोक लेता है और उसको डिस्ट्रॉय करता है। अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द कार्डियक साइकिल, ये भी आप पीछे पढ़ चुके हैं कार्डियक साइकिल क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा एक्सप्लेन टाइडल वॉल्यूम, वाइटल कैपेसिटी एंड रेजिडुअल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम क्या होता है, वाइटल कैपेसिटी क्या है, और क्या कहते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम क्या है, उसको बताना है। ये रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड है। तो टाइडल वॉल्यूम क्या है, इसको टीवी बोलते हैं। द अमाउंट ऑफ एयर इनहेल्ड एंड एक्सहेल्ड ड्यूरिंग नॉर्मल ब्रीदिंग इज कॉल्ड टाइडल वॉल्यूम। नॉर्मली मैं सांस ले रहा हूँ, समझ, अंदर लिया बाहर निकाला, तो नॉर्मली जो इसका अमाउंट होता है एयर का, समझ रहे, उसको बोलते हैं हम लोग टाइडल वॉल्यूम। तो कितना होता है 500 ml, कितना होता है, इसको ml में नापा जाता है, तो कितना होता है 500 ml होता है। रेजिडुअल वॉल्यूम क्या है, द अमाउंट ऑफ एयर रिमेन्स इन द लंग्स आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशन इज कॉल्ड रेजिडुअल वॉल्यूम। हमने क्या पूरा जोर लगा के सांस बाहर निकाला, समझ रहे, चाहे मुंह से चाहे नाक से, तो पूरा निकाला, उसके बावजूद भी क्या है हमारे अभी लंग्स के अंदर एयर मौजूद रहता है, तो उसको बोलते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम। तो नॉर्मली कितना होता है, तो ये होता है 12 से 1500 ml। कितना रह जाता है, 1200 से 1500 ml अभी रहता है। ये एक मशीन आती है जिसके ज़रिए से नापा जाता है। जब आते हैं आप चेक कराने जाते हैं, इस तरीके से वो कहते हैं कि सांस अंदर लीजिए खूब तेज़, सांस बाहर लीजिए निकालिए, समझ रहे, इस तरीके से करवाते हो। मशीन होती है, मुँह में ऐसे लगा देते हैं, तो वो नापती रहती है। और क्या है वाइटल कैपेसिटी वीसी, तो ये क्या होता है, दिस सम ऑफ द अमाउंट ऑफ एयर दैट इनहेल्ड एंड एक्सहेल्ड बाय मोस्ट पावरफुल इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन इज कॉल्ड वाइटल कैपेसिटी। मैंने पूरी ताकत लगा के अंदर सांस लिया, ठीक है, और फिर पूरी ताकत से उसको बाहर निकाला, तो ये दोनों का जो अमाउंट हो रहा है, समझ रहे हैं ना, पूरी ताकत से अंदर जो लिया उसका अमाउंट और पूरी ताकत से बाहर निकाला, तो इसमें जो एयर का अमाउंट अंदर रहा, अंदर गया और बाहर निकाला गया, उन दोनों का जो सम है उसको बोलते हैं वाइटल कैपेसिटी। तो वो कितना होता है, 3 से 5 लीटर होता है नॉर्मली, समझ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ मेडुला ऑब्लोंगाटा एंड हाइपोथैलेमस। मेडुला ऑब्लोंगाटा और हाइपोथैलेमस का फंक्शन क्या है वो बताना है। तो मेडुला ऑब्लोंगाटा का फंक्शन क्या है, इट इज द कंट्रोल सेंटर ऑफ हार्ट। हमारे हार्ट को कंट्रोल कौन करता है, मेडुला ऑब्लोंगाटा, समझ रहे हैं ना। ये उसका हार्ट का ये क्या कंट्रोल सेंटर है, यानी हार्ट रेट को बढ़ाना है, कॉन्ट्रैक्शन फोर्स को बढ़ाना है, हार्ट रेट को कम करना है, तो कौन रेगुलेट करता है, ये करता है। यहाँ से इम्पल्सेस रिलीज होते हैं, आपने पढ़ा होगा एसए नोड और एवी नोड, तो उसको कंट्रोल कौन करता है, ये हमारा ओब्लोंगाटा ही कंट्रोल करता है एक तरीके से, समझ रहे कितना मतलब उनको इम्पल्सिव रिलीज करना है। दूसरा क्या है, रेस्पिरेटरी सेंटर प्रेजेंट इन इट, जो हमारा रेस्पिरेटरी सेंटर है उसको, वो भी क्या है यहीं से, जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसको भी यहीं से रेगुलेट किया जाता है, समझ रहे। क्या कहते हैं रेस्पिरेशन, हम क्या कहते हैं सांस ले रहे हैं तो कितना डीपली सांस लेना है, कब जल्दी जल्दी सांस लेना है, तो वो कौन कंट्रोल करता है, हमारा मेडुला ऑब्लोंगाटा से किया जाता है। ऐसे क्या है, तो वेसो मोटर सेंटर इज प्रेजेंट इन इट,
ऐसे क्या कहते हैं ब्लड वेसल्स हमारे कॉन्स्ट्रिक्ट होते हैं, डायलेट होते हैं, तो वो भी यहीं से कंट्रोल किया जाता है। ऐसे क्या कहते हैं वोमिटिंग सेंटर भी यही है, समझे ना, आदमी को वोमिटिंग होती है तो वहां से भी यही कंट्रोल करता है मेडुला ऑब्लोंगाटा, समझे। जब वो ट्रिगर होता है कीमो रिसेप्टर जोन बोलते हैं उसको, तब जब रिसेप्टर वो क्या कहते हैं जब वो ट्रिगर होता है तब आदमी को उल्टी होती है। ऐसे क्या रिफ्लेक्स सेंटर्स आर प्रेजेंट इन इट। तो रिफ्लेक्स एक्शन क्या होते हैं, द एक्शंस आर डन बाय बॉडी विदाउट थिंकिंग। जैसे कोई ऐसे काम है जो हम बिना सोचे इनवॉलंटरी तौर पे होते हैं, समझे। जैसे कि खांसी आना, तो हम चाहते थोड़ी हैं, चाह के भी खांसी आती है, लेकिन कई बार खांसी अपने आप आती है, हम चाहते नहीं कि खांसी आए। ऐसे हमारे जो ये पलकें हैं झपकती रहती हैं, तो ये कौन कंट्रोल करता है, यहाँ से होता है, समझ रहे हैं ना। ऐसे आदमी को छींक आना है तो ये कौन कंट्रोल कर रहा है, ये हमारा मेडुला ऑब्लोंगाटा करता है। फंक्शन ऑफ हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस का फंक्शन क्या है, तो इंटरनल बॉडी टेम्परेचर, हमारी बॉडी के अंदर का जो टेम्परेचर है उसको कौन रेगुलेट करता है, उसको मेंटेन करने में ये काम करता है। कभी आदमी को ठंडी लगती है, पसीना आता है, समझ रहे, कांपता आदमी, तो ये सब कौन रेगुलेट करता है, ये हमारा हाइपोथैलेमस करता है। ऐसे क्या कहते हैं जो पिट्यूटरी से हार्मोन रिलीज होते हैं, समझे, उन हार्मोन को रिलीज करने के लिए भी ऑर्डर कौन देता है हमारा हाइपोथैलेमस, समझ रहे हैं ना। और क्या है, रेगुलेशन ऑफ फूड एंड वाटर इनटेक, हमको भूख लगती है, प्यास लगती है, तो इसका एहसास कौन दिलाता है, हमारा हाइपोथैलेमस। और क्या, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेक्सुअल डेवलपमेंट। क्या कहता है जो सेक्सुअल डेवलपमेंट होता है, यानी जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का डेवलपमेंट होता है, समझ रहे हैं ना, मेल और फीमेल दोनों के अंदर, तो उसको भी कौन उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, हाइपोथैलेमस। ऐसे ही सेक्सुअल डिजायर जो होता है तो उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है, क्या कहते हैं, हाइपोथैलेमस। और क्या कहते हैं जो हाइपोथैलेमस है ये क्या कहते हैं जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है उसको भी ये क्या है अपना असर डालता है, उसको भी इन्फ्लुएंस करता है। जैसे कि हार्ट रेट को बढ़ाना घटाना, ब्लड प्रेशर को बढ़ाना घटाना, समझे, डाइजेशन पे भी ये क्या है काम करता है, समझ रहे, कौन, हमारा हाइपोथैलेमस। अगला क्वेश्चन है डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ स्किन। स्किन का क्या फंक्शन है उसको बताना है। इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन, ये स्किन है ये हमको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, समझ रहे हैं, ये हमको क्या है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। इसके अंदर सेंसरी नर्व्स और रिसेप्टर्स होते हैं जो कि डिफरेंट क्या कहते हैं जो कि डिफरेंट सेंसेस को क्या कहते हैं रिसीव करते हैं, अलग अलग सेंस को क्या कहते हैं रिसीव करते हैं, जैसे कि दर्द का, ठंडा, गर्म, समझ रहे हैं ना, कोई टच कर रहा है, प्रेशर है, तो इन सब चीज़ों को क्या कहते हैं ये रिसीव करके ब्रेन तक भेजते हैं। और क्या है, इट एब्जॉर्ब ड्रग एंड ऑयल्स, ये ऑयल्स कर रही है इसको, ये क्या है दवाओं को भी और ऑयल्स को क्या है एब्जॉर्ब भी कर लेती है हमारी स्किन जो है। इट सिक्रेट्स सीबम, और इट सिक्रेट्स सीबम, ये सीबम क्या है रिलीज करती है जो कि ऑयली सब्सटेंस होता है, देखते हैं ना यहाँ पे सफेद आप देखते हैं यहाँ ऑयली सब्सटेंस आ जाता है, ऐसे स्किन पे भी थोड़ा कम होता है लेकिन यहाँ पे नाक वाले एरिया में ज़्यादा हो जाता है। विच कीप द स्किन सॉफ्ट, जो कि हमारे स्किन को सॉफ्ट रखने के लिए काम, मतलब जो कि हमारे स्किन को सॉफ्ट रखता है, ये सीबम जो रिलीज होता है और इसको स्मूथ बना के रखता है। ऐसी बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करने में भी क्या है ये काम करता है। यहाँ से क्या कहते हैं स्वेट का सिक्रेशन होता है, पसीना निकलता है। और क्या है, इट कंटेन्स 7D हाइड्रोकोलेस्टेरोल, उसके अंदर क्या होता है 7D हाइड्रोकोलेस्टेरोल होता है जो कि सनलाइट की मौजूदगी में क्या बन जाता है, विटामिन डी। कहते हैं ना सूरज की रोशनी से विटामिन डी बनता है, तो सूरज की रोशनी को हमको विटामिन डी नहीं मिलता है, समझ रहे हैं ना, सूरज की रोशनी से या सनलाइट से हमको विटामिन डी नहीं मिलता है, बल्कि उसकी मौजूदगी में, उसकी प्रेजेंस में जो आपका 7D हाइड्रोकोलेस्टेरोल है ये बन जाता है विटामिन डी, समझ रहे, विटामिन डी ये बनता है, समझ रहे, किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में। और क्या है, इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन, हमको ये प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है जो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन है उससे। और क्या है, ये वाटर को और फैट को स्टोर करके रखती है हमारी स्किन। अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन रिफ्लेक्स एक्शन एंड रिफ्लेक्स आर्क विद डायग्राम। तो रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, तो और ये क्या होता है रिफ्लेक्स एक्शन, तो इसमें क्या है ये एक ऑटोमेटिक और इनवॉलंटरी रिस्पॉन्स होता है। क्या है ये, एक ऑटोमेटिक और इनवॉलंटरी रिस्पॉन्स होता है। जैसे कि मैंने गर्म चीज़ को छुआ या किसी ने मुझे सुई चुभा दिया तो एकदम से मैं हाथ हटाता हूँ, समझ रहे हैं, एकदम से हाथ हटाता हूँ, उसी की बात हो रही है। तो कोई भी मैसेज आया, कोई भी मतलब टच किया तो कोई सेंस मिला, समझे, तो स्टिमुलस जाता है स्पाइनल कोड के पास में, तो लेके कौन जाता है, सेंसरी न्यूरॉन, और फिर जाके वहाँ पे प्रोसेसिंग होती है और तुरंत क्या है वहाँ से एक्शन तुरंत वहाँ से क्या है रेस्पॉन्स मिलता है। रेस्पॉन्स कौन लेके आता है, मोटर न्यूरॉन, और फौरन क्या है आदमी अपने हाथ को हटा लेता है,
समझ रहे हैं। तो ये जो प्रोसेस होता है इसको हम, तो ये जो प्रोसेस होता है इसी को बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्स एक्शन। कौन कंट्रोल करता है? रिफ्लेक्स, इसको कंट्रोल करता है हमारा स्पाइनल कॉर्ड। इसमें ब्रेन इन्वॉल्व नहीं होता है, समझ रहे हैं ना। और इसमें क्या कहते हैं, ये जो आपका क्या कहते हैं सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन, ये क्या एक सर्किट बना रहे हैं ना। इधर से मान लीजिए ये हाथ है, यहाँ से ये जैसे यहाँ पे है, इसको टच किया, गर्म महसूस हुआ तो ये गया इधर, और ये स्पाइनल कोड है, ये यहाँ पे प्रोसेसिंग हुई, समझ रहे हैं। और उसके बाद फिर वापस से आता है हमारे क्या कहते हैं मसल्स के पास में कि एकदम से हाथ को हटाओ। तो ये जो एक सर्किट बन रहा है ना, ऐसे ये समझ लिया एक तरीके से वायर का सर्किट बन रहा है, इसी को बोलते हैं रिफ्लेक्स आर्क। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्स आर्क बोलते हैं या रिफ्लेक्स सर्किट बोलते हैं, समझ रहे हैं। अगर इसके ऊपर और कुछ आपको अगर मतलब इसके ऊपर एक नोट पूछ रहा है तो आप उसमें लिखेंगे कंपोनेंट्स ऑफ रिफ्लेक्स आर्क। इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। तो एक तो रिसेप्टर्स होते हैं, समझ रहे हैं ना। क्या कहते हैं हम जो भी सेंस करते हैं तो रिसेप्टर होते हैं, तो रिसेप्टर से क्या कहते हैं सेंस लिया जाता है। और कौन लेता है? सेंसरी न्यूरॉन लेते हैं। उसके बाद क्या होता है? इंटीग्रेशन होता है। इंटीग्रेशन सेंटर मतलब ये कि जो मैसेज आया उसको प्रोसेस किया जाता है, उसको समझा जाता है, समझ रहे हैं। बहुत फास्ट होता है ये काम। ये कहाँ पे होता है? हमारे स्पाइनल कॉर्ड के अंदर, ये स्पाइनल कॉर्ड में होता है। फिर उसके बाद मोटर न्यूरॉन होता है, वहाँ से मोटर न्यूरॉन जो भी वहाँ से फैसला लिया गया, डिसीजन लिया गया, वापस आता है, समझ रहे हैं। उसके बाद इफेक्ट शो होता है। तो ये सारे क्या हैं? कंपोनेंट्स से मिलकर बनता है रिफ्लेक्स आर्क, समझ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द फिजियोलॉजी ऑफ हियरिंग। हम लोग चीज़ों को सुनते हैं तो उसकी क्या फिजियोलॉजी है उसको बताना है। अब ये हियरिंग का प्रोसेस कहाँ पे होता है? हमारी आंखों से तो होता नहीं है, कान से होता है, समझ रहे हैं ना। तो इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? ईयर हमारा रिस्पॉन्सिबल होता है। अब ये जो हमारा कान है ना, इसका कई बार स्ट्रक्चर पूछ लेता है। तो ये डिवाइड होता है 3 मेन पार्ट्स के अंदर। एक होता है आउटर ईयर, समझ रहे हैं, एक बाहरी कान होता है। ये इधर का जो है वो क्या है? आपका आउटर है, समझ रहे हैं ना। ये इधर वाला आउटर है। फिर यहाँ से लेके यहाँ तक जो होता है ये आपका मिडिल ईयर होता है। और उसके बाद होता है इनर ईयर, ये सबसे अंदर वाला ये इनर ईयर होता है, इधर वाला, समझ रहे हैं। अब ये क्या कहते हैं, इसमें क्या प्रोसेस, मतलब इसकी क्या कहते हैं हियरिंग का मैकेनिज्म क्या है या उसका प्रोसेस क्या है, फिजियोलॉजी क्या है। तो सबसे पहले जो हमारा पिन्ना वाला एरिया है, इसके अंदर हवा आती है, एयर आया तो उसको अंदर भेजा जाता है, समझ रहे हैं ना। और इसको जो बोलते हैं हम लोग, किसको बोलते हैं? ऑडिटरी कैनाल। और यहीं पे होता है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। क्या होता है? टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। एयर जो भी आया, साउंड जो भी आया, समझे, जो भी साउंड आता है तो वो एयर के थ्रू ही आता है, समझ रहे हैं। इस पे आता है तो यहाँ पे क्या होता है? वाइब्रेशन होता है। हवा आई, कोई भी मैं बोल रहा हूँ, आपके कानों में आवाज़ पहुँच रही है तो जाके टकरा रही कहाँ पे? टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से। अब ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन ये 3 हड्डियों के साथ में एक तरीके से जुड़ा रहता है, बल्कि देखा जाए तो सीधे जुड़ा रहता है मेलियस से। किससे? मेलियस से जुड़ा रहता है। और ये क्या कहते हैं 3 हड्डियाँ होती है छोटी छोटी सी। उसके बाद दूसरी हड्डी होती है इनकस और तीसरी होती है स्टेप्स, समझ। तो ये जब इससे इस पे क्या कहते हैं जब वाइब्रेशन होता है तो वो वाइब्रेशन इस पे जाता है, इनमें ट्रांसफर होता है यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, और इस तरीके से वो वाइब्रेशन पहुँच जाता है इनर ईयर के अंदर, यानी कान के सबसे अंदर वाले हिस्से में। हमारा क्या कहते हैं जो ये क्या कहते हैं जो वाइब्रेशन बना था अभी यहाँ पे किसी साउंड के रिस्पॉन्स में, किसी साउंड के आने की वजह से वो पहुंच गया कहाँ? कान के अंदर। और ये जो 3 हड्डियां होती हैं इनको बोला जाता है ऑडिटरी ऑसिकल्स। क्या बोलते हैं? ऑडिटरी ऑसिकल्स। ये सारी बातें आगे लिखी हुई हैं, आप उसका अगर चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे क्या कहते हैं, आप ये देख रहे हैं एक इधर नीचे जा रही है ये पाइप जैसा, इसको बोलते हैं एस्टेकियन ट्यूब। क्या बोलते हैं? एस्टेकियन ट्यूब। अगर इसमें हवा का प्रेशर ज़्यादा आ जाए तो उसको इधर अंदर ना जाने देता है, ये इसको क्या करता है? थ्रोट मिला के निकाल देता है। ये आता है हमारे बैक ऑफ थ्रोट में, समझ रहे हैं, यहाँ से ये आके और हवा को बाहर निकाल दिया जाता है। तो इस तरीके से एयर प्रेशर को मेंटेन किया जाता है। सोच रहे हैं ये अपने आप डेवलप होने वाली चीज़ें नहीं हैं, समझ रहे। ये कुछ लोग कहते हैं ना आदमी अपने आप से बन गया, अपने आप से नहीं बना, इसको बहुत क्या सोच समझ के बनाया गया है, समझ रहे। हम इंसानों को ऐसे नहीं कि अपने आप से बनता चला गया, अपने आप से बनने वाली चीज़ है ये कि मतलब हवा का प्रेशर आ रहा है तो वो क्या कहते हैं निकल जा रहा है इधर, ज़्यादा अंदर न जाए, वरना पता चल रहा है कि बहुत सारी दिक्कतें क्रिएट हो जाएंगी, आदमी की हेयरिंग लॉस हो जाए। तो यहाँ पे होता है कोकिला। क्या होता है? यहाँ पे होता है कोकले, समझो, कोकली भी बोलते हैं इसको। और इस कोकली के अंदर होता है कोर्टी। क्या होता है? कोर्टी। उसके अंदर हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है और वहाँ पे फ्लूइड भी होता है। अब ये जो वाइब्रेशन इसके अंदर जाता है और फिर पहुँचता है कोर्टी के अंदर, वहाँ पे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, वहाँ पहुँचता है तो वो क्या होता है? कन्वर्ट होता है इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस के अंदर। किस में कन्वर्ट होता है? इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। और फिर वो इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस को क्या कहते हैं जो ऑडिटरी नर्व्स हैं या कि आप कह सकते हैं जो नर्व हैं वो उनको लेके जाते हैं ब्रेन तक। फिर वहाँ पे जाके उसकी प्रोसेसिंग होती है, डिकोडिंग होती है, फिर आदमी समझता है कि क्या बात
कही गई है। मैं इतना बोल रहा हूँ, एक भी शब्द बोल रहा हूँ तो उन सब के साथ में ये सारा प्रोसेस हो रहा है, आपके ब्रेन तक बात पहुँच रही है, फिर वहाँ से आपको बताया जा रहा है, आप समझ पाते हैं कि इसने क्या बोला है, समझ रहे हैं। और फिर वहाँ से ये भी पता लगाया जाता है कि किसने ये बात बोली, चूँकि हमारे ब्रेन में मेमोरी सिस्टम है, बहुत सारी चीज़ों को मतलब मेमोराइज कर लिया जाता है। अब मैं भी, आप मेरी आवाज़ चाहे मुझे देखें चाहे न देखें, सुनेंगे तो आप फौरन कहेंगे हाँ SR फार्मेसी वाले सर के हैं, उनकी आवाज़ है, तो वो सारा कुछ होता है। तो यहाँ से क्या कहते हैं, जो कोर्टी है वहाँ से क्या कहते हैं, वो इम्पल्सेस को रिसीव किया जाता है ऑडिटरी नर्व्स के ज़रिए से, और फिर वहाँ भेजा जाता है कहाँ पे, ब्रेन के अंदर। तो ये पूरा आपका हियरिंग का प्रोसेस होता है, ये इसकी फिजियोलॉजी है। इसको आप यहाँ पे देख सकते हैं, पूरा लिखा हुआ है। अगर आप अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, एक्सप्लेन द फिजियोलॉजी ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। यूरिन फॉर्मेशन की फिजियोलॉजी क्या है उसको बताना है, समझ रहे हैं। तो यूरिन फॉर्मेशन कहाँ पे होता है, हमारी किडनी के अंदर। ये देख रहे हैं ना, किडनी, दोनों साइड में किडनी होती है। अब ये इसी किडनी के अंदर क्या कहते हैं, बहुत सारे नेफ्रॉन होते हैं। अब ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि हमारा जो लीवर है किससे बना है, हिपैटिक सेल से बना है, समझ रहे हैं। उसको क्या बोलते हैं, हिपैटिक सेल बोलते हैं। हमारा जो क्या कहते हैं, जो लंग्स हैं वो किससे बने हैं, एल्वियोलाई से बने हुए हैं। उसका क्या कहते हैं, वो बेसिक यूनिट होता है, समझ रहे हैं ना। बेसिक यूनिट क्या है, एल्वियोलाई है। ऐसे हमारे हार्ट का क्या है, कार्डियक सेल है। और क्या है, जो हमारी किडनी है वो किससे बनी हुई है, वो बनती है नेफ्रॉन से, समझ रहे हैं ना। इससे बनी है नेफ्रॉन से। जैसे हमारा ब्रेन है किससे बना, न्यूरॉन से। तो ऐसे ही क्या कहते हैं, ये किससे बनी है, नेफ्रॉन से। अब इसमें बहुत सारी चीज़ों में आपको ध्यान नहीं देना है, सिर्फ ये कि यहाँ से ब्लड वेसल्स आ रहा है, किडनी के अंदर आ गया। अब वो किडनी के अंदर हमारे एक एक नेफ्रॉन तक क्या है, ब्लड समझिए कि कैपिलरीज पहुँच रही हैं। और हमारा जो नेफ्रॉन होता है उसमें ये वाला जो एक एरिया होता है इसको बोलते हैं बोमेंस कैप्सूल। क्या बोलते हैं, बोमेंस कैप्सूल बोलते हैं। और यहाँ पे जो ब्लड वेसल्स है, फिर आप देख रहे हैं ऐसे यहाँ पे ये क्या कहते हैं, मतलब कई सारे उसमें ब्रांचेज में मतलब बट जा रही है। तो इस वाले को हम लोग बोलते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं ग्लोमेरुलस। क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस बोला जाता है, याद रखिएगा। ये तो बोमन कैप्सूल और दूसरा ग्लोमेरुलस, ये दो आपको याद होना चाहिए, समझ रहे हैं। फिर ये नेफ्रॉन, ये पीला पीला वाला आता है, फिर ऐसे, समझ रहे हैं। तो ये वाला जो एरिया है इसको बोलते हैं डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, DCT, समझ रहे हैं। और ये वाला जो एरिया होता है ना, ये इस एरिया को बोलते हैं PCT। क्या बोलते हैं, PCT, प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, समझ रहे हैं। ये और तीसरा ये होता है, उसको बोलते हैं लूप ऑफ हेनली, समझ रहे हैं। ये वाला एरिया इसको बोलते हैं लूप ऑफ हेनली। तो अब देखिए क्या क्या होता है, कैसे होता है। तो यहाँ से क्या है, ब्लड आया, समझ रहे हैं ना, ब्लड आया, इसके अंदर गया, यहाँ से फिल्ट्रेशन होता है। क्या हो गया, फिल्ट्रेशन होता है, यानी मतलब कुछ ब्लड तो इधर चला जाता है और कुछ कंपोनेंट को छान के इधर बाहर निकाल दिया जाता है, समझ रहे हैं। जैसे कि कैल्शियम निकल गया, वाटर निकल गया, और क्या कहते हैं ग्लूकोज कुछ निकल गया। तो जिसको भी निकालना रहता है ये छान के बाहर निकाल देते हैं। दवा वगैरह हम लोग खाते हैं, उसके जो क्या कहते हैं, जो अभी मेटाबोलाइज्ड नहीं हुए हैं, बहुत सारा उनको छान के इधर निकाला जाता है। तो वो होता है फिल्ट्रेशन, उसी को बोलते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होता है। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि बहुत सारी चीज़ों को फिल्टर कर दिया गया, बाहर आ गई। तो अब देखिए क्या होता है, जैसे जो बहुत सारी चीज़ें फिल्टर होके आ गई, तो कुछ चीज़ें होती वापस से रीएब्जॉर्ब हो जाती हैं, और कुछ चीज़ें होती है जिनको यूरिन के लिए बाहर निकाल दिया जाता है। तो कुछ चीज़ें जो रीएब्जॉर्ब होती हैं वो होती हैं क्या होता है, PCT से या लूप ऑफ हेनली से, या क्या होती है DCT से कुछ चीज़ें रीएब्जॉर्ब हो जाती हैं। और कुछ चीज़ें जो रीएब्जॉर्ब नहीं हुई, यानी वापस से इधर ब्लड वेसल्स में नहीं गई, समझ रहे हैं ना, वापस से ब्लड वेसल्स में नहीं जाती हैं, तो उनको क्या है, बाहर निकाल दिया जाता है। और यहाँ से वो पहुँच जाती हैं यूरिनरी ब्लैडर के अंदर, समझ रहे हैं ना, कहाँ चली जाती हैं, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर। और फिर वहाँ से क्या कहते हैं, यूरेथ्रा के थ्रू बाहर निकाल दी जाती हैं, समझ रहे। तो ये इसका पूरा प्रोसेस होता है। तो ये यहाँ पे जो लिखा हुआ है, दो प्रोसेस मैंने बताया, एक तो फिल्ट्रेशन होता है, फिर क्या होता है, रीएब्जॉर्प्शन होता है। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं वो ध्यान रखिएगा। अबाउट 120 ml ऑफ ब्लड इज फिल्टर्ड आउट पर मिनट इज ए ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। तो क्या कहता है, हर मिनट के अंदर कितना, हर मिनट के अंदर 125 ml ऑफ ब्लड फिल्टर होता है। कितना, हर मिनट के अंदर 125 ml ऑफ ब्लड फिल्टर होता है। यानी 1 घंटे के अंदर कितना ब्लड क्या है वहाँ पे फिल्टर हो रहा है, उसको बोलते हैं GFR, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, उससे निकाला जाता है, समझ रहे हैं। अगला पॉइंट है, अबाउट 7.5 लीटर ऑफ ब्लड इज फिल्टर्ड पर आवर। हर घंटे के अंदर कितना, तकरीबन 7.5 लीटर ब्लड का फिल्टर किया जाता है। और 180 लीटर ब्लड, 180 लीटर, समझ रहे हो, 180 लीटर ब्लड 24 घंटे के अंदर फिल्टर किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज मिक्टुरेशन। मिक्टुरेशन क्या होता है उसको बताना है।
तो मिक्टुरेशन इज ऑल्सो कॉल्ड यूरिनेशन, मिक्टुरेशन को यूरिनेशन भी कहा जाता है। इट इज ए प्रोसेस ऑफ एक्सपेलिंग यूरिन फ्रॉम यूरिनरी ब्लैडर। और मिक्टुरेशन क्या है, प्रोसेस होता है जिसमें क्या होता है, यूरिन को यूरिनरी ब्लैडर से बाहर निकाला जाता है, फेंका जाता है। और ये जो मिक्टुरेशन है या जो यूरिनेशन है ये कई स्टेप में होता है। वो क्या है, सबसे पहला क्या, स्टोरेज फेज। क्या है स्टोरेज फेज, इसमें क्या होता है, ड्यूरिंग दिस फेज द ब्लैडर स्टोर यूरिन। दूसरा प्रोसेस क्या होता है, एक्टिवेशन ऑफ स्ट्रेच रिसेप्टर्स। अब जो हमारे क्या होता है, यूरिनरी ब्लैडर के जो वॉल्स होते हैं वहां पे रिसेप्टर्स होते हैं, समझ रहे हैं ना। तो जैसे जैसे उसकी वॉल क्या हो रही है, स्ट्रेच हो रही है, स्ट्रेच मतलब रिलैक्स होगी तो क्या होगी, वो तनेगी ना, उसको बोलते हैं तन जाना। क्या कहते हैं, रिलैक्स हो रही है तो क्या हो रही है, स्ट्रेच हो रही है, फैल रही है कहते हैं। तो जब एक लिमिट के जाने के बाद जो स्ट्रेच रिसेप्टर्स होते हैं जो उसके वॉल के अंदर होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं और क्या करते हैं, सिग्नल भेजते हैं स्पाइनल कोड को। किसको भेजते हैं, स्पाइनल कोड को सिग्नल भेजते हैं कि यूरिनरी ब्लैडर क्या है, अब भर गया है। उसके बाद तीसरा प्रोसेस होता है मिक्टुरेशन रिफ्लेक्स। द स्पाइनल कोड प्रोसेस दीज सिग्नल्स एंड इनिशिएट मिक्टुरेशन रिफ्लेक्स। तो क्या कहते हैं, जो हमारा स्पाइनल कोड है वो सिग्नल्स को प्रोसेस करता है, उसको समझता है, उसको जांच पड़ताल करता है। और जब क्या कहता है ये मिक्टुरेशन रिफ्लेक्स आता है तो वो क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट्स दी डिट्रूसर, ये आर यहाँ पे छूटा हुआ है, डिट्रूसर मसल्स। अब ये मसल्स क्या हैं, जो हमारा क्या कहता है यूरिनरी ब्लैडर उसका वॉल होता है, उसका एक लेयर होता है, समझ रहे हैं ना। मिक्टुरेशन रिफ्लेक्स आता है, स्पाइनल कोड कहता है मतलब कि पेशाब करना है, तो तुरंत आदमी का मतलब स्फिंक्टर खुलते नहीं है पेशाब करने के लिए, यूरिनेशन के लिए, बल्कि क्या एक मैसेज जाता है ब्रेन के पास में। और फिर ब्रेन क्या करता है, उस इंडिविजुअल को, उस आदमी को बताता है कि तुम्हारा ब्लैडर भर गया है, जाओ पेशाब करो, समझ रहे हैं। तो ये पूरा प्रोसेस होता है। उसके बाद आता है यहाँ पे वॉलंटरी कंट्रोल। अब क्या कहते हैं, एट दिस पॉइंट द इंडिविजुअल चूज टू इनिशिएट और इनहिबिट मिक्टुरेशन। अब इस टाइम पे आदमी अगर क्या कहते हैं चूज करता है कि मतलब उसको पेशाब करना है या अभी रोकना है कुछ देर के लिए, लेकिन ये जो चूज कर रहा है यानी कि इनहिबिट कर रहा है, अभी पेशाब नहीं कर रहा है, तो ये एक लिमिटेड टाइम के लिए होता है। ऐसा नहीं कि ब्लैडर भर गया है और आदमी नहीं चाह रहा है तो वो मतलब रोके ही रहेगा, बल्कि एक लिमिटेड टाइम के लिए होता है। मान लीजिए 2 घंटा 4 घंटा नहीं अगर वो कर रहा है तो फिर क्या होगा, स्फिंक्टर खुल जाएंगे और यूरिन पास आउट होना शुरू हो जाता है। तो क्या कहता है, जब वो आदमी चाहता है इनिशिएट करना तो फिर ब्रेन क्या करता है, स्पाइनल कोड को मैसेज भेजता है, फिर स्पाइनल कोड जो होता है वो दोबारा से क्या होता है, मिक्टुरेशन रिफ्लेक्स भेजता है। उसके बाद फिर क्या होता है, जो डिट्रूसर मसल्स हैं उनमें कॉन्ट्रैक्शन होता है, और फिर जब कॉन्ट्रैक्शन होता है तो उसके साथ में क्या होता है, प्रेशर भी बढ़ाया जाता है यूरिनरी ब्लैडर के अंदर। और जब क्या कहते हैं, और जब प्रेशर बढ़ाया जाता है और इसी टाइम पे क्या होता है, जो यूरेथ्रल स्फिंक्टर है वो भी रिलैक्स होता है और क्या कहता है, और एन अलाउ यूरिन फ्लो ब्लैडर टू यूरेथ्रा। और फिर क्या करता है, अलाउ करता है कि यूरिन फ्लो करे यानी बह के जाए यूरेथ्रा के थ्रू, और फिर क्या होता है, बाहर निकाला जाता है। तो ये पूरा प्रोसेस होता है मिक्टुरेशन का। अगला क्वेश्चन है, गिव द फंक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन। थायराइड हार्मोन का फंक्शन क्या है वो बताना आपको। तो इसके 3 हार्मोन हैं, आपको मालूम हो गया, जो रिलीज होते हैं। एक होता है T3 T4 और क्या है, कैल्सिटोनिन, ट्राई आयोडोथायरोनिन और क्या, थायरोक्सिन और कैल्सिटोनिन। तो फंक्शन ऑफ T3 एंड T4, दे इंक्रीज बेसल मेटाबॉलिक रेट। ये क्या करते हैं, बेसल मेटाबॉलिक रेट को क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं, समझ रहे हैं। ये क्या होता है बेसल मेटाबॉलिक रेट, तो हमारी जो वाइटल फंक्शंस होते हैं जैसे सांस लेना है, हार्ट रेट, जैसे सांस लेना है तो ये एक वाइटल फंक्शन होता है, हार्ट का पंप करना है एक वाइटल फंक्शन होता है, समझ रहे हैं। तो इस टाइप के जो फंक्शन है उनको एनर्जी की जरूरत होती है हर वक्त, समझ रहे हैं ना। उनको क्या है, हर वक्त एनर्जी की जरूरत होती है। कई बार होता है ऐसा कि एनर्जी की जरूरत ज़्यादा पड़ती है, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ कंटिन्यूसली तो उसको ज़्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ रही है, तो ज़्यादा मेटाबॉलिज्म की जरूरत पड़ रही है। तो ज़्यादा मेटाबॉलिज्म कराने के लिए क्या कहते हैं, बेसल मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाना पड़ेगा। उसी को कौन बढ़ाता है, हमारा जो क्या कहते हैं थायराइड हार्मोन होते हैं, समझा। जैसे ब्रीदिंग हो गया, बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करना है उसके लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, समझना। और क्या है, दे इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल, ये ब्लड के ग्लूकोज लेवल को बढ़ा देते हैं। और क्या, दे आर नेसेसरी फॉर ग्रोथ इन डेवलपमेंट ऑफ बॉडी एंड ब्रेन। और ये क्या कहते हैं, जो थायराइड हार्मोन है ये बॉडी के ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए और ब्रेन के बढ़ने और उसके डेवलप करने के लिए ज़रूरी होता है। और क्या, नॉर्मल थायरोक्सिन लेवल इज नेसेसरी फॉर प्रॉपर सेक्सुअल फंक्शन। और जो क्या कहते हैं, प्रॉपर सेक्सुअल फंक्शन के लिए क्या कहते हैं, थायरोक्सिन का लेवल होना, थायरोक्सिन का नॉर्मल लेवल होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर ये कम हो जाता है
तो आदमी को लिबिडो हो जाता है, समझ रहे हो ना। अगर कम हो जाएगा, लिबिडो हो जाएगा, उसको मतलब इंटरेस्ट ही नहीं रहेगा सेक्स वक्स में, समझ रहे हैं। और क्या, डिक्रीज कोलेस्ट्रॉल लेवल इन ब्लड, और ये जो थायरोक्सिन हार्मोन और ये क्या कहते हैं जो हमारा ये थायराइड हार्मोन है, सब नहीं, जो T3 और T4 ये क्या इंटरचेंजेबल होते हैं, आपस में कन्वर्ट हो जाते हैं। T3 T4 बन जाएगा, T4 T3 बन जाएगा, समझ रहे हैं, जरूरत के हिसाब से। तो ये क्या कहते हैं, कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी कम करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन पैनक्रियाज। पैनक्रियाज के ऊपर एक शॉर्ट नोट लिखिए। तो पैनक्रियाज आपको मालूम है 2 तरीके से काम करता है, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड के तौर पे। तो इसका एंडोक्राइन फंक्शन क्या होता है, इट रिलीज इंसुलिन एंड ग्लूकागोन। एंडोक्राइन में क्या करता है, इंसुलिन को रिलीज करता है और ग्लूकागोन को रिलीज करता है। अब इंसुलिन कब रिलीज होता है, इट रिलीज्ड व्हेन ब्लड शुगर लेवल इज हाई। जब ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ जाता है तो इंसुलिन क्या होता है, रिलीज होने लगता है। कहाँ से, पैनक्रियाज से। इसका फंक्शन क्या होता है, तो ब्लड शुगर लेवल को क्या करता है, ये रेगुलेट करता है, यानी मेंटेन करता है, कम करता है। अब कैसे करता है, इट हेल्प सेल टू टेक इन द ग्लूकोज फॉर एनर्जी प्रोडक्शन। ये सेल के अंदर ग्लूकोज के एंट्री में हेल्प करता है, समझ रहे हैं ना। ये हमारा सेल है मान लीजिए, तो ग्लूकोज डायरेक्टली इसके अंदर घुस नहीं सकता है, तो इंसुलिन इसको क्या है, मतलब बाईपास से, समझिए कोई चोर रास्ते से इसको अंदर घुसाने का काम करता है। ये कैसे भी, लेकिन ये कि इंसुलिन इसको क्या है, अंदर घुसाता है ताकि वहां पे एनर्जी का फॉर्मेशन हो सके। और क्या, इट लोअर्स ब्लड शुगर लेवल, और ये क्या करता है, ब्लड शुगर लेवल को बढ़ा देता है। ऐसे ही क्या कहते हैं, ये ग्लूकोज को लीवर के अंदर भेजता है इंसुलिन, क्या कहते हैं, ग्लाइकोजेनोलाइसिस कराता है, यानी ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कराता है। और ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के अंदर कन्वर्ट करके रख दिया जाता है, स्टोर करके, कि जरूरत पड़ने पे फिर ग्लाइकोजन को क्या होता है, ग्लूकोज बना के फिर उसको निकाला जाता है। तो ये करवाता है। और दूसरा क्या कहते हैं, इसका जो क्या कहते हैं, और एंडोक्राइन फंक्शन में दूसरा फंक्शन इसका ग्लूकागोन। ये क्या कहते हैं, इंसुलिन का बिल्कुल उल्टा है। इट इज रिलीज्ड व्हेन ब्लड शुगर इज लो। जब ब्लड के अंदर शुगर का लेवल कम होता है तो ग्लूकागोन रिलीज होने लगता है हमारे पैनक्रियाज से। ये क्या करता है, हमारे जो लीवर है उसको ये एक सिग्नल भेजता है कि जो ग्लाइकोजन है स्टोर्ड किया हुआ है उसको कन्वर्ट करे ग्लूकोज के अंदर, समझ रहे हैं। ग्लाइकोजन को क्या करे, ग्लूकोज बना दे वापस से। ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनता है और ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बनता है। ये सब क्या हो रहा है, मेटाबॉलिक, ये सब क्या होता है, मेटाबॉलिज्म होता है, समझ रहे हैं ना। इट प्रिवेंट्स ग्लाइकोजेनेसिस, और ये क्या करता है, ग्लाइकोजेनेसिस को रोकता है, यानी ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनने से रोकता है, इसलिए कि वहां तो उल्टा करवा रहा है ना। और क्या, इट इंक्रीज ब्लड शुगर लेवल, ये ब्लड के अंदर शुगर का लेवल बढ़ा देता है। अब इसका एक्सोक्राइन फंक्शन क्या होता है, एक्सोक्राइन फंक्शन आपने डाइजेस्टिव वाले सिस्टम में पढ़ लिया है। एज एन एक्सोक्राइन ग्लैंड पैनक्रियाज रिलीज डाइजेस्टिव एंजाइम। क्या करता है, डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज करता है, कहाँ पे, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, विच हेल्प इन डाइजेशन ऑफ कार्ब्स, यानी कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन एंड फैट, समझ रहे हैं ना। तीनों के उसमें डाइजेशन में हेल्प करता है, जो यहाँ से जूसेस रिलीज होते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, डिफाइन लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम क्या होता है उसको डिफाइन करना है। तो लिम्फेटिक सिस्टम इज ए नेटवर्क ऑफ लिम्फ वेसल्स एंड अदर ऑर्गन्स। लिम्फेटिक सिस्टम क्या है, लिम्फ वेसल्स और कुछ ऑर्गन्स का क्या है, एक नेटवर्क होता है जो पूरी बॉडी के अंदर फैला होता है। जैसे ब्लड वेसल, जैसे नसें, यानी ब्लड वाली नसें पूरे हमारे बॉडी के अंदर फैली रहती हैं, ऐसे ही क्या होता है, लिम्फ वेसल्स भी क्या है, पूरी बॉडी के अंदर फैली रहती हैं। और बीच में जगह जगह क्या होते हैं, क्या होते हैं, लिम्फेटिक नोड्स होते हैं। क्या होते हैं, नोड्स होते हैं। और ये जो क्या होता है, ब्लड वेस, ये जो लिम्फेटिक वेसल्स हैं, इन्हीं के थ्रू क्या होता है, लिम्फ सर्कुलेट करता है, बहता है पूरी बॉडी के अंदर और अपना काम करता है, समझ रहे हैं। लिम्फ क्या होता है, तो ये एक वाटर जैसा क्लियर फ्लूइड होता है, समझ रहे हैं ना। एक क्या है, लिम्फ क्या, वाटरी क्लियर फ्लूइड होता है, फ्लो करता है थ्रू लिम्फेटिक वेसल्स और सिस्टम, समझ रहे हैं ना। The lymphatic vessels are found everywhere in our body, और हमारी जगह और हमारी बॉडी में हर जगह पाए जाते हैं। लिम्फ इज ए पार्ट ऑफ ब्लड प्लाज्मा, और लिम्फ क्या है, ये ब्लड प्लाज्मा का एक पार्ट होता है। लिम्फ क्या है, ब्लड, हमारा जो ब्लड प्लाज्मा है उसी का पार्ट होता है, समझ रहे हैं। हमारे प्लाज्मा से ही छन के हमारी ब्लड वेसल्स हैं, उन्हीं में से छन के निकल जाता है बाहर साइड में, समझ रहे हैं। और फिर क्या होता है, ब्लड, और फिर क्या होता है, जो नोड्स होते हैं, लिम्फेटिक नोड्स होते हैं, उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं अपने अंदर, और फिर क्या है, उसको सर्कुलेट किया जाता है लिम्फेटिक वेसल्स के थ्रू। इसके अंदर क्या होता है, लिम्फोसाइट होते हैं, जो एक तरीके के WBCs होते हैं, वो भी इसके अंदर पाए जाते हैं, समझ रहे हैं ना। इसके अंदर लिम्फ के अंदर लिम्फोसाइट पाए जाते हैं। और ये जो बनता है वो कैसे बनता है, इसको बोलते हैं डिफ्यूजन प्रोसेस, यानी ब्लड सर्कुलेट करता है तो उसी में कैपिलरी से क्या कुछ कंपोनेंट क्या होते हैं, वो मतलब क्या कहते हैं, फिल्टर आउट होकर निकल जाते हैं। इसका कंपोजिशन क्या होता है, तकरीबन 94% पानी होता है, और इसमें
यानी कि ये लिक्विड पोर्शन हो गया इसका, ये लिक्विड पोर्शन होता है। और दूसरा इसमें सॉलिड्स होते हैं। सॉलिड में क्या होता है, प्रोटीन होता है, फैट होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, यूरिया भी होता है, क्रिएटिनिन होता है, लिम्फोसाइट होते हैं और ये कुछ आयंस होते हैं, सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, क्लोरीन आयंस वगैरह होते हैं। इसका फंक्शन क्या होता है ये देख लीजिए, ठीक है ना। आपको कंपोजिशन वगैरह याद ना हो तो मैंने डेफिनेशन बता दिया वो, और इसका फंक्शन आप जरूर याद कर लीजिए। इट हेल्प्स इन सप्लाई ऑफ न्यूट्रिशन एंड ऑक्सीजन टू द लो ब्लड एरिया। जिस जगह तक ब्लड नहीं पहुंच पाता है उस एरिया तक न्यूट्रिशन को और ऑक्सीजन को पहुंचाने का काम कौन करता है, लिम्फ करता है। समझे, ये ब्लड का छोटा भाई है, जहां तक वो नहीं पहुंच पाता है उसको आगे ये पहुंचाता है न्यूट्रिशन को और क्या कहते हैं, ऑक्सीजन को। इट मेंटेन्स द अमाउंट ऑफ टिश्यू फ्लूइड, और टिश्यू के अंदर फ्लूइड का जो अमाउंट है उसको मेंटेन करने का काम ये करता है। तो समझ रहे हैं, ये जो क्या कहते हैं, जो टिश्यू फ्लूइड है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल फ्लूइड बोलते हैं, यानी सेल के बाहर, या आप ये भी कह सकते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। सेल के बाहर जो फ्लूइड होता है उसी को बोलते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड। और क्या करता है, इट हेल्प्स टू कैरी फैट फ्रॉम इंटेस्टाइन टू ब्लड सर्कुलेशन। और ये कहता है इंटेस्टाइन से फैट को कैरी करने में काम करता है, समझ रहे हैं ना, यानी उसके एब्जॉर्प्शन में काम करता है, उसको ब्लड सर्कुलेशन में लेके आता है। ऐसे क्या, इट हेल्प्स इन डिस्ट्रक्शन ऑफ पैथोजेंस, और बहुत सारे पैथोजेंस को क्या करता है, ये डिस्ट्रॉय करता है, फेगोसाइटोसिस करता है, समझ रहे हैं ना। और क्या होता है, उनको उनसे इन्फेक्शन होने से रोक देता है। और क्या, इट ट्रांसपोर्ट वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम टिश्यू टू ब्लड टू रिमूव फ्रॉम बॉडी। और क्या कहता है, जो टिश्यूज से बहुत सारे वेस्ट बनता है तो उसको ला के ये ब्लड के अंदर डाल देता है और ब्लड फिर उसको ले आता है किडनी में और दूसरी जगह पे, ताकि उसको क्या है हमारी बॉडी से रिमूव किया जा सके। तो ये क्या था, इसका पूरा फंक्शन था इसका लिम्फेटिक सिस्टम का। तो फ्रेंड्स, ये आपके जो शॉर्ट क्वेश्चन थे यहीं पे ये कंप्लीट हो रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि इस क्वेश्चन में से आपके बहुत सारे क्वेश्चन फंसेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबको थैंक यू सो मच कि आपने SR फार्मेसी को चुना अपनी पढ़ाई करने के लिए, एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए। हमारी बहुत सारी दुआएं हैं, बहुत सारी हमारी कामना है, बहुत सारा हमारा प्रार्थना है कि आप सबके अच्छे से अच्छे मार्क्स आएँ। बेस्ट ऑफ लक। अपनी खुशियों के अंदर हमें भी याद रखिए और उन लोगों को भी याद रखिए जिनको कोई नहीं पूछता है अपनी खुशियों के अंदर। यानी बहुत सारे क्या हैं, आपके गांव के अंदर, आपके मोहल्ले, आपके शहर के अंदर गरीब लोग होंगे, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनके कोई रिश्तेदार नहीं होगा, तो उनको भी अपनी खुशियों में बुलाइए, उनको भी खुशी बांटिए। आपकी खुशी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। वैसे तो आपको लगेगा कि ये आपकी मतलब थोड़ी सी, वैसे तो आपको लगेगा कि आपकी इंसल्ट हो रही है कि किसी छोटे आदमी को बुला लिया, लेकिन उसके दिल से जो दुआ निकलती है ना, वो आपको बहुत सारी खुशियां दे जाती हैं। दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकते परवाज मगर रखती है, समझना। तो ऐसे छोटे लोगों को जो जिनको कोई नहीं पूछता है उनको भी अपनी खुशियों में याद रखिए। आपका जो एग्ज़ाम और आपके जो क्वेश्चन पेपर हैं वो मुझे ज़रूर सेंड करिए। आप सबको लोगों को मेरा व्हाट्सअप नंबर तो पता ही चल गया है, आप मुझे वहाँ पे भेज सकते हैं, या टेलीग्राम पे जाके आप हमारे, या आप हमको टेलीग्राम पे भेज सकते हैं, या आप हमको इंस्टाग्राम पे भेज सकते हैं, या फेसबुक पे भेज सकते हैं। सारी लिंक आपको वीडियोज़ के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और फ्रेंड्स, जब आपके अच्छे मार्क्स आएँ तो आप कमेंट करके भी आके बताइएगा, और ये जो क्वेश्चन आपके क्या कहते हैं एग्जाम में आए तो भी आप कमेंट करके आके बताइएगा कि क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए कि नहीं आए, समझ रहे हो, कितना आपको हमारे वीडियो से फायदा हुआ। और जब रिजल्ट आए तब भी आप आके कमेंट करेंगे, हमको बताएंगे सर मेरा इतना परसेंट बना है, मैंने इस तरीके से पढ़ाई की थी। अब अगर मैं टाइम पाऊंगा तो कुछ लोगों का इंटरव्यू भी लूंगा कि उन्होंने कैसे तैयारी की, ताकि दूसरे लोगों को भी तैयारी करने का तरीका मालूम हो सके। और इसी के साथ में आप मिठाई भी हमको ज़रूर भेज दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।